12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन के लिए एक फ्लाइट ने उड़ान भरी। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 और वो हवा में थी बस कुछ ही मिनटों के लिए। और फिर खामोशी। सब खत्म। हाँ, एक बिल्कुल नया अत्याधुनिक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 242 लोगों के साथ बस गायब हो गया। जब तक खबर आई तब तक तो मतलब भारतीय विमानन इतिहास की शायद सबसे भयावह त्रासदी हकीकत बन चुकी थी। ये एक ऐसा हादसा था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक ऐसा विमान जो अपनी सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वो इस तरह से इस तरह से क्रैश हो जाए, ये बात समझ से परे थी। बिल्कुल। और यही बात है ना, इस मामले को इतना उलझा हुआ बनाती है। 6 महीने बीत चुके हैं और आज हम इसी गुत्थी को जरा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो शुरुआती जांच रिपोर्टें हैं और जो मीडिया से जानकारी मिली है, वो एक बेहद परेशान करने वाली तस्वीर पेश करती है। सही बात है। तो हमारा मकसद है इस जानकारी की गहराई में उतरना, ये समझना कि उस दिन कॉकपिट के अंदर शायद क्या हुआ होगा, और ये जानना कि इस एक हादसे की गूंज कहां-कहां तक सुनाई दे रही है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। ये तकनीक, इंसानी दबाव और एक तेजी से बढ़ते हुए उद्योग की महत्वाकांक्षाओं के टकराव की कहानी है। और इसके केंद्र में बस एक सवाल है कि आखिर चूक कहां हुई। एग्जैक्टली, चूक कहां हुई। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। 12 जून 2025 एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ता है। सब कुछ सामान्य लगता है शुरुआत में तो बिल्कुल, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान का संपर्क टूट जाता है। और जो तथ्य सामने आया वो तो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। बिल्कुल, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य, और उनमें से सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा। बाप रे। हाँ, आंकड़ों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। कुछ स्रोत 241 मौतें बताते हैं, कुछ 260 तक, लेकिन निचोड़ यही है कि ये एक महाविनाश था। और अब आते हैं उस जानकारी पर जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। जो शुरुआती रिपोर्ट से बात निकल कर आई है, वो किसी तकनीकी खराबी या मौसम की गड़बड़ी जैसी सामान्य वजहों से बहुत अलग है और ज्यादा चौंकाने वाली है। बहुत ज्यादा। जांचकर्ताओं को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से जब पता चला, वो ये था कि उड़ान भरने के लगभग फौरन बाद विमान के दोनों इंजनों के फ्यूल सप्लाई स्विच एक साथ ऑफ पोजीशन में कर दिए गए थे। एक मिनट, दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच एक साथ बंद कर दिए गए? एक साथ। ये कोई ऑटोमेटेड सिस्टम तो नहीं था? मतलब किसी इंसान ने, चाहे वो पायलट हो या कोई और, ये किया? यही इस पूरे मामले का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। देखिए, आधुनिक विमानों में, खासकर ड्रीमलाइनर जैसे विमान में, कई सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो इस तरह की मानवीय भूल को रोक सकें। हाँ बिल्कुल। इन स्विच के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवर होता है। उन्हें एक साथ बंद करना कोई आसान या गलती से हो जाने वाला काम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब था कैटास्ट्रोफिक लॉस ऑफ थ्रस्ट। मतलब विमान को हवा में रखने वाली ताकत का पूरी तरह से खत्म हो जाना। इंजन बंद, मतलब विमान पत्थर की तरह नीचे। मुझे ये बात हैरान कर रही है, कॉकपिट का डिजाइन तो ऐसा होता है कि इतनी बड़ी गलती मतलब आसानी से ना हो। क्या ये स्विच इतने पास होते हैं या नहीं? इतने आसान होते बंद करने की, कोई गलती से ऐसा कर दे? ये तो पूरे मामले को एक अलग ही दिशा दे देता है। और आपकी यही हैरानी जांचकर्ताओं की भी है। भारत का AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और अमेरिका का NTSB मिलकर इसी क्यों का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ ये तो हमें पता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये एक ऐसा सवाल बन गया है जिस पर पूरा विमानन उद्योग बटा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ ये साफ है, लेकिन क्यों हुआ ये एक बड़ा युद्ध क्षेत्र बन चुका है। और यहीं से शायद वो 3 अलग-अलग कहानियां निकलती हैं जो एक ही सच पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। आपने बहुत सही तरीके से इसे सामने रखा। ये एक हादसा नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग नजरियों का टकराव है। अच्छा। पहली कहानी है पायलटों की। पायलट समुदाय और उनकी यूनियन का तर्क है कि हमें सिर्फ स्विच की आखिरी पोजीशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो फिर किस पर? हमें ये पूछना चाहिए कि आखिर कॉकपिट में ऐसे क्या हालात बने कि पायलटों को ये कदम उठाना पड़ा, या उनसे ये गलती हुई। क्या कोई ऐसी तकनीकी खराबी थी, कोई ऐसा अलार्म था जिसने उन्हें कंफ्यूज कर दिया? क्या उन पर काम का बहुत ज्यादा दबाव था?
थकान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब उनका कहना है कि पायलट को विलेन बनाने से पहले उस सिस्टम को देखो जिसमें वो काम कर रहे थे। बिल्कुल यही। फिर आती है दूसरी कहानी, विमान बनाने वाली कंपनी की। हाँ, बोइंग की। उनका पक्ष है कि 787 ड्रीम लाइनर दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है। इसके सिस्टम में कई लेवल्स के फेल सेफ हैं। उनकी तरफ से इशारा यह है कि विमान ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था, और अगर इंजनों का फ्यूल काटा गया तो ये एक मानवीय क्रिया थी, न कि मशीन की खराबी। अच्छा। तो वो इसे एक मानवीय भूल बता रहे हैं। हाँ। ये उनके लिए अपनी तकनीक और अरबों डॉलर की साख्त बचाने की लड़ाई है। और तीसरी कहानी यकीनन एयर इंडिया की होगी, जो इन दोनों के बीच में फंस गई है। हाँ, और उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। एयर इंडिया खासकर टाटा के अधिग्रहण के बाद अपनी छवि को पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रही थी। हाँ, वो एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनने की राह पर थे। बिल्कुल। यह हादसा उस पूरी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर की तरह आया है। वो एक तरफ पीड़ितों के परिवारों के प्रति जवाबदेह हैं, दूसरी तरफ बोइंग और पायलटों के बीच इस विवाद में फंसे हैं। मतलब उनके लिए ये अपनी प्रतिष्ठा और भविष्य को बचाने की कहानी है। सच शायद इन तीनों के बीच में कहीं छिपा है। तो ये कोई सीधा साधा केस नहीं है, ये जिम्मेदारियों, तकनीक और साख्त का एक जटिल जाल है। और इस जाल का असर सिर्फ जांच एजेंसियों की फाइलों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर तो एयर इंडिया के हर काउंटर पर, हर फ्लाइट में महसूस किया जा रहा होगा। निश्चित रूप से। इस हादसे का सबसे पहला और गहरा असर एयर इंडिया की ब्रांड इमेज पर पड़ा। सिर्फ सुरक्षा रेटिंग में गिरावट नहीं, हमें यह भी समझना होगा कि टाटा के अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। महाराजा को एक नई पहचान देने की कोशिश हो रही थी। हाँ, जो भरोसा वो महीनों से बना रहे थे वो कुछ ही घंटों में दरक गया। हमारे स्रोतों में भी यात्रियों की शिकायतों का जिक्र है। कस्टमर सर्विस, सामान का मैनेजमेंट, विमान के अंदर की सुविधाएं। ऐसा लगता है जैसे इस हादसे ने उन समस्याओं को भी सतह पर ला दिया जो शायद पहले से मौजूद थीं, लेकिन अब लोग उन्हें ज्यादा गंभीरता से देख रहे हैं। और यही होता है, जब कोई बड़ा संकट आता है तो छोटी छोटी कमियां भी बड़ी दिखने लगती हैं। यात्रियों का धैर्य कम हो जाता है और भरोसा बहाल करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ एयर इंडिया का संकट नहीं है। इस एक हादसे ने भारत के पूरे विमानन सुरक्षा तंत्र पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं होगा? मतलब दुनिया में कहीं भी बड़े हादसे होते हैं, पर हम पूरे देश के सेफ्टी सिस्टम पर सवाल नहीं उठाते? नहीं। क्या एक घटना के आधार पर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना सही है? आपका सवाल जायज है, और ये सिर्फ एक घटना नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये घटना उस ट्रेंड का एक दुखद चरम बिंदु है जो पिछले कुछ सालों से बन रही थी। अच्छा। भारत का विमानन बाजार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादा शहर जुड़ रहे हैं, ज्यादा लोग उड़ान भर रहे हैं, ज्यादा विमान खरीदे जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन इस रफ्तार का एक दूसरा पहलू भी है। ऑपरेशनल ब्रेकडाउन और पायलटों की थकान से जुड़ी घटनाएं, मतलब फटीग लिंक्ड इंसिडेंट्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। मतलब सिस्टम पर दबाव के संकेत पहले से ही मिल रहे थे। बिल्कुल। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर दबाव, मेंटेनेंस क्रू पर दबाव, पायलटों पर दबाव। ये हादसा उस तनावग्रस्त सिस्टम का एक अलार्म था जो बहुत जोर से बजा। ये किसी एक पायलट या एक विमान की कहानी नहीं है। ये उस पूरे इकोसिस्टम की कहानी है जो अपनी क्षमता से ज्यादा तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि रेगुलेटरी स्क्रूटनी यानी नियामक जांच आसमान छू रही है। तो अगर ये एक वेकअप कॉल है तो क्या सिस्टम जाग रहा है? आगे क्या हो रहा है इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा? सिस्टम जागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया होगी। यात्रियों के लिए इसका मतलब है कि आने वाले समय में उन्हें हवाई अड्डों पर ज्यादा सख्ती और जांच का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा। सुरक्षा प्रक्रियाएं और भी जटिल हो सकती हैं, जिससे देरी की संभावना भी बढ़ सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये सब उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही होगा। और एयर इंडिया के लिए आगे की राह कितनी पथरीली है? एयर इंडिया के लिए ये एक अग्नि परीक्षा है। उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना है। जैसे? पहला, जैसा हमने कहा, अपनी साख दोबारा बनाना। दूसरा, पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देना, जो एक बहुत बड़ी वित्तीय और नैतिक जिम्मेदारी है। और तीसरा, आने वाले सालों में संभावित मुकदमों का सामना करना। ये तो एक लंबी लड़ाई है। बहुत लंबी, और इससे उभरने में उन्हें सालों लग सकते हैं। और अगर हम पूरे भारतीय विमानन क्षेत्र की बात करें तो इस त्रासदी से उन्होंने क्या सबक सिखाए? क्या सिर्फ नियम सख्त कर देना काफी है? नहीं, और यहीं पर व्यवस्थागत सुधार या सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की बात आती है। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स
नियम सख्त करना पहला कदम है, लेकिन ये काफी नहीं है। व्यवस्थागत सुधार का मतलब है कि सुरक्षा को सिर्फ एक नियम पुस्तिका या चेकलिस्ट तक सीमित न रखा जाए। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसे जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जा सकता है? इसका मतलब है सुरक्षा को एयरलाइन की संस्कृति का हिस्सा बनाना। संस्कृति का हिस्सा? हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। नियम ये कह सकता है कि पायलट को उड़ान से पहले 8 घंटे का आराम मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन संस्कृति ये तय करती है कि क्या वो पायलट सच में बिना किसी डर के ये कह सकता है कि मैं थका हुआ हूं और उड़ान भरने के लिए फिट नहीं हूं। अच्छा, मतलब एक ऐसा माहौल बनाना। बिल्कुल। व्यवस्थागत सुधार का मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां कोई भी कर्मचारी, चाहे वो एक जूनियर इंजीनियर हो या केबिन क्रू, सुरक्षा से जुड़ी कोई भी चिंता बिना किसी झिझक के उठा सके। समझ गया। मतलब सिर्फ नियम बदलने से काम नहीं चलेगा। एयरलाइन चलाने का पूरा तरीका, उसकी सोच बदलनी होगी। सेफ्टी को बस एक चेकलिस्ट नहीं बल्कि आदत बनाना होगा। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल यही। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अगर मैं आज की पूरी बातचीत को समेटूं, तो फ्लाइट 171 की त्रासदी सिर्फ एक विमान हादसा नहीं थी। ये एक ऐसी पहेली थी जिसके केंद्र में एक असंभव सी लगने वाली घटना है। दोनों इंजनों का एक साथ बंद होना। इस पहेली ने 3 अलग-अलग कहानियों को जन्म दिया है, पायलटों की, बोइंग की और एयर इंडिया की। और इस सब का असर इतना गहरा है कि ये भारत के पूरे विमानन उद्योग को अपनी नींव पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से रखा है। ये हादसा हमें बार बार याद दिलाता है कि विमानन में सुरक्षा कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, आखिर में ये इंसानों और उनके बनाए सिस्टम पर ही निर्भर करती है। और इस क्षेत्र में जरा सी भी कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर एक नियम और प्रक्रिया के पीछे ऐसी ही त्रासदियों से सीखे गए सबक छिपे होते हैं। और इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल भी उभरता है, जो शायद इस हादसे के केंद्र में है और भविष्य के लिए भी प्रासंगिक है। और वो सवाल क्या है? हमारे स्रोत और ये पूरी चर्चा इस बात की ओर इशारा करती है कि भारत का विमानन क्षेत्र एक जबरदस्त विस्तार के दौर से गुजर रहा है। ज्यादा हवाई अड्डे, ज्यादा विमान, ज्यादा यात्री, ये विकास की एक शानदार कहानी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हादसा हमें ये पूछने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी सुरक्षा प्रणालियां, हमारे नियामक ढांचे और हमारा जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो इस रफ्तार का साथ दे पा रहे हैं, या फिर हम विकास की इस दौड़ में सुरक्षा जैसे सबसे बुनियादी पहलू को पीछे छोड़ने का जोखिम उठा रहे हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए।